नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, ये हाल ही में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में सरकार के द्वारा अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोजल आया है, जिसके चलते हुए जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की उसको रिडिफाइन करने की बात की गई है, इसे पुनः परिभाषित करने की बात की गई है। इससे क्या प्रभाव आएगा हमारे जंगलों पे, हमारे इकोसिस्टम में, और उसके अलावा क्या तकनीकी चीजें हैं जिसके चलते हुए ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, हम वो सारी चीजें इस आर्टिकल में जानेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी के बारे में है। तो किस तरीके से सिलिकोसिस की स्थिति हमारे देश में है, क्या इसके अंतर्गत नीति है, इसके अंतर्गत जो नीति बनाई गई है वो कितनी फायदेमंद है, उसमें किन सुधारों की आवश्यकता है, उन सारी मुद्दों के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वह यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार दिया गया है। आपका ऑप्शन ए है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी है राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इनमें अमेंडमेंट, इसमें बदलाव क्यों कर रही है और इससे जुड़े हुए कंसर्न्स क्या है, ये आपको बताने हैं। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। आते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर, जो कि बात करता है फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रपोजल रखा गया है अमेंडमेंट ऑफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट करने की बात की गई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं वो ये है कि 1980 के पहले रेलवेज और रोड मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो लैंड एक्वायर की गई थी, उस लैंड को कई समय तक यूटिलाइज नहीं किया गया, और वो यूटिलाइज नहीं होने के कारण आज उन क्षेत्रों में जंगल बन गए हैं। और यही जंगल जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इनके प्राइवेट फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये जंगल बनने के कारण अब यहाँ पर इन भूमि का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस भूमि को एक्वायर जो किया गया था ये रेलवेज और रोड मिनिस्ट्रीज के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये अपने जो क्षेत्र है उसे बढ़ाने के लिए या डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के, इन्होंने ये लैंड को एक्वायर किया था। उसके अलावा प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जो लैंड है, यहाँ पर भी जंगल जो उग चुके हैं, उसे भी प्राइवेट इंडिविजुअल यूज कर पाएंगे फॉर बोनाफाइड पर्पस। मतलब यहाँ पे एक गुडविल गेस्चर की इसमें यहाँ पर बोनाफाइड पर्पस के लिए 250 स्क्वायर जो मीटर के रेसिडेंशियल यूज के लिए या बोनाफाइड पर्पसेस के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसे यूज कर पाएंगे। उसके अलावा ऑयल और नेचुरल गैस का अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल विदाउट मिनिस्ट्री की परमिशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर परमिशन के बिना भी ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर कदम उठाए जा सकते हैं, अगर एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग के द्वारा ये एक्सट्रैक्शन किया जा रहा हो तो। उसके अलावा जो डिफेंस प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी अब फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और स्ट्रिप प्लांटेशन, मतलब जो हाईवेज होते हैं, रोड होते हैं, उनके दोनों और पेड़ लगाने का एक नीति सरकार ने बनाई है। तो अब ये स्ट्रिप प्लांटेशन से भी एग्जम्पशन मिलेगा। अब इसके फायदे ये है कि प्रोस एंड कॉन्स की बात की गई तो इसका प्रोस फायदा ये है कि जो भूमि यहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड रोड के द्वारा एक्वायर की गई थी, वो अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त इन्होंने जो एक्विजिशन करा था वो लैंड का, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए किया, तो उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये एक कदम उठाया जाएगा। और जो वास्तविक में जिस उपयोग के लिए इनको एक्वायर किया गया था वो इस्तेमाल इस भूमि का किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है और वो अलाउ नहीं करता है कि लैंड का डाइवर्जन हो सके। तो इस चीज से एक यहाँ पर वे आउट निकालने के लिए सरकार ने ये अमेंडमेंट करा है। उसके अलावा इसकी निंदा क्यों की जा रही है, इसका कॉन्स क्या बताए गए हैं, तो उसमें यह बताया गया है कि कॉर्पोरेट ओनरशिप जो है वो फॉरेस्ट लैंड को उपयोग नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए इसके लिए कॉर्पोरेट ओनरशिप को प्लीज करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि उत्तराखंड में अगर देखें तो प्राइवेट फॉरेस्ट का जो एरिया है करीब 4%, जो उत्तराखंड की लैंड है उसका 4% है।
मतलब अभी अगर ये लैंड का जो एरिया है प्राइवेट फॉरेस्ट के लिए जो रिकॉग्नाइज किया गया है कि अगर इसको सरकारी अमेंडमेंट प्रपोज किया या पास हो जाता है तो उत्तराखंड की 4% भूमि जो कि आज फॉरेस्ट है वो निजी हाथों में जा सकती है, वो वाणिज्यिक उपयोगी के लिए, कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिसके कारण हमारे पारिस्थितिक तंत्र को, इकोसिस्टम को काफी ज्यादा हानि पहुंचेगी। उसके अलावा बताया गया है कि व्हाई द एक्ट इज बीइंग अमेंडेड, ये एक्ट अमेंड क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले जो करंट डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, उसके अंतर्गत ये जो लैंड एक्वायर की गई है या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बहुत समय से अनयूज लैंड है, इसको इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पा रहे, तो इसी को इस्तेमाल करने के लिए जो एक डेडलॉक है उसे खत्म करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है TN गोदावर्मन तिरुमुलपड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया गया है 1966 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दैट एनी लैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन एंड ओनरशिप इज अ फॉरेस्ट लैंड इफ स्टेट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने प्राइवेट फॉरेस्ट की डेफिनेशन में किसी भूमि को डाल दिया है, फिर वो भले ही किसी भी लोकेशन पे हो या इसका कोई भी ओनर हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि वो फॉरेस्ट की भूमि को यथा स्थिति वैसे की वैसे फॉरेस्ट लैंड ही रहने देना होगा। जिसके कारण ये है हो रहा है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज और रेलवेज है ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो इसी चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट सरकार के द्वारा प्रपोज किया गया है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी के बारे में है। तो सिलिकोसिस के चलते हुए काफी ज्यादा वर्कर्स की डेथ देखने को मिलती है। सिलिकोसिस में क्या है कि जो क्वेरीज और माइंस में जो वर्कर काम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल उठते हैं। तो सिलिका करके एक एलिमेंट होता है, तो कंटिन्यूअसली इन क्वेरीज में, इन खदानों में काम करने के कारण जो सिलिका होता है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। और ये सिलिका ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है हमारे नोज के द्वारा, हमारी नाक में हम श्वास लेते हैं उसके द्वारा, तो सीधे ये जाता है लंग्स में और लंग्स में जाकर ये लंग्स में बैठ जाता है जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को यहाँ पर जन्म देता है। और सिलिकोसिस में होता ये कि सांस लेने में दिक्कत और उसके अलावा और भी ऐसी कई लंग्स को डैमेज करता है, लंग्स के अलग अलग हिस्सों को, जिसके चलते किसी मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे सिलिकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 12 जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन, जिसको शॉर्ट में OSHWC कोड कहा जाता है, तो यहाँ पर ये मैंडेटरी किया गया है कि जो सिलिकोसिस के केसेस है इनको यहाँ पर रिपोर्ट करना जरूरी है। जो एम्प्लॉयर है उनको अगर वर्कर्स को किसको सिलिकोसिस होता है तो इसे उन्हें रिपोर्ट करना इसे सरकार को जरूरी होता है। लेकिन अभी तक किसी भी माइन ओनर जो है, जो एम्प्लॉयर है, इन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी जो है उन्हें देना जरूरी है, जिससे वो इसे प्रिवेंट कर सके। अब बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन सही रूप से यहाँ पर दी ही नहीं जाती। उसके अलावा जो लेबर कोड है इसके सेक्शन 6 में यहाँ पर बताया गया है कि अगर फ्री मेडिकल चेकअप करना है तो उसका एज जो है वो 45 फिक्स किया गया है। उसके अलावा बात करें माइंस एक्ट की तो इसको रूल 92 और 102 जो है ये अलाउ करता है फ्री हेल्थ चेकअप्स। तो बताया गया कि अभी जो नया कोड लाया गया है ये ऑलरेडी जो एक अच्छी स्थिति है वर्कर्स के लिए, वर्कर सेफ्टी के लिए, उसको डाइल्यूट करता है, उसको कमजोर करता है। उसके अलावा सेक्शन 20 प्लेसेस नो लायबिलिटी ऑन ओनर्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ वर्कर मंथली सब्सिस्टेंस लमसम कॉम्पनसेशन। तो जो सेक्शन 20 है वो कोई भी लायबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी जो है वो माइन के जो ओनर है उन पर नहीं डालता है। अगर कोई वर्कर को सिलिकोसिस की बीमारी हो गई है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी पुनर्वसन या किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन या मंथली सब्सिस्टेंस की बात जो होती है, जो थी पहले कानून में, वो हटा दी गई है सेक्शन 20 के द्वारा, और ये कोई भी लायबिलिटी जो माइन के ओनर है उन पर नहीं आती है। उसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? यह है कि स्टेट जो है उन्होंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 जो है इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिसके सेक्शन 17 में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर सुपरविजन बनाने की बात की गई है। तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर सुपरविजन को बना के इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा DMFT अर्थात डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, यहाँ पर इसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए और ये चीज देखनी चाहिए कि ये फंड कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी वर्कर को यहाँ पर सिलिकोसिस होता है
तो उसे इसी फंड के अंतर्गत यहाँ पे कॉम्पनसेट किया जाएगा और उसकी आर्थिक मदद की जाएगी। तो बहुत बार ये जो फंड है ये अंडर यूटिलाइज रह जाता है, तो इसका प्रॉपर ऑडिट होगा और इसका यूटिलाइजेशन होने की ओर ध्यान देगा। तो जरूर कहीं ना कहीं जो वर्कर्स इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस बीमारी से जूझ रहे, इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। उसके अलावा इनोवेशन बाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर डस्ट सप्रेसेंट एंड वेट ड्रिलिंग मैकेनिज्म टू बी इंसेंटिवाइज। तो यहाँ पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है इनको इनोवेशन करने की आवश्यकता है और इनके इन इनोवेशंस के लिए सरकार इन्हें इंसेंटिव कुछ दे सकती है। तो यहाँ पर जरूरी है कि डस्ट ना उड़े ज्यादा, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म या कुछ मशीन वैसी तैयार हो, या जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वेट ड्रिलिंग हो, मतलब वहां पे पानी का उपयोग हो जिससे डस्ट जो है वो उड़े नहीं और वो मनुष्य शरीर में जाए नहीं। तो खास तौर से राजस्थान का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है कि जो सबसे पहले हमारे देश की सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी है 1966 के करीब, जो देश में सबसे शुरुआती पॉलिसी है वो राजस्थान से ही आई है। राजस्थान से ही काफी ज्यादा लेबर रिफॉर्म्स भी आए हैं, तो राजस्थान के रेफरेंस में ये बताया गया है। सिलिकोसिस जैसे मैंने बताया ये लंग्स की एक डिजीज है। उसके अलावा इस डिजीज का कोई यहाँ पर अभी तक क्योर नहीं है, इसको सिर्फ प्रिवेंट करके ही बेस्ट रूप से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई दवाई नहीं है ऐसी जिसके द्वारा वो मनुष्य पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, क्योंकि एक बार वो सिलिका का पार्ट लंग में जाता है और वो डैमेज करना चालू करता है, तो इसको रिवर्स करना अपने आप में नामुमकिन सा है। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है DMFT जो है, इन्होंने वर्कर्स को कंपल्सरी रूप से यहाँ पर कॉम्पनसेट करने की आवश्यकता है। तो पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो 25,000 पेशेंट जो है उनको कॉम्पनसेट किया गया है, लेकिन इन 25,000 पेशेंट्स में से 5,500 पेशेंट की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा अगर देखें तो 33,100 माइनिंग लीजेस दी गई है, लेकिन DGMS जो कि है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, इनके द्वारा इनसे केवल 10 से 20% ही जो माइंस है वो रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर इसका 100% कंप्लायंस की आवश्यकता है, जिसके द्वारा DGMS जो है वो बराबर ध्यान रख सके इस चीज का कि किस तरीके से सिलिकोसिस का प्रिवेंशन किया जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्योर ऐसी दवाई नहीं है जिससे सिचुएशन को रिवर्स किया जाए। उसके अलावा द प्रेजेंट सिस्टम हायर्स a worker and dispense him away from small compensation and moves to the next। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट सिस्टम है ये बहुत एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन देता है उस वर्कर को, और यहाँ पे पूर्ण रूप से उसकी मदद उस तरीके से नहीं हो पाती है। तो जरूरी है हमारा जो सिस्टम है उसमें थोड़ा बदलाव लाया जाए और एक लॉन्ग टाइम असिस्टेंस जो है वो इन वर्कर्स को दिया जाए। तो चलिए आज का जो हमारा न्यूज इन फ्लैश है वो ये समाप्त होता है। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट lawsico.com www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।